Students, let's start our new chapter of history, that is the making of national movement. Okay. देखिए अब तक के बच्चे जो भी आपके हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, ऑल चैप्टर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट. इन ऑल द चैप्टर्स what we read about that how Britishers came to India, how they start conquering our territories, after that they start imposing their rules and regulation on us. ठीक है. And in our chapter 5 we also read about that how people start rebelling against Britishers. When people rebel 1857, that is your 5th chapter of history na. What happened, Plaksha? Okay, sorry ma'am. Yes ma'am. Yes. हाँ जी. तो in our chapter 5 also we read that how people rebel in 1857. उस टाइम पे देखिए जब लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई, देन दे स्टार्ट रिबेलिंग. ठीक है. उस टाइम पे बहुत कम लीडर्स थे जिनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स थी, बट उस चैप्टर में और इस चैप्टर में आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. जो आपका NTSC एग्ज़ाम है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर NTSC एग्ज़ाम ऑल्सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. बहुत सारे आपके इसमें एक्ट्स हैं, you're having so many years to learn. Okay, so please listen it very carefully. ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में देखिए नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी वो लोगों के अंदर पहले ही आ चुकी थी. जैसा कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा, नेशनलिज्म की फीलिंग थी, तभी लोगों ने रिबेल करना स्टार्ट किया था. जो हमारे लीडर्स थे जैसे मंगल पांडे हैं, झांसी रानी ऑफ झांसी है, और भी बहुत सारे हैं, उन्हें डिफ़ीट किया गया, उन्हें किल भी किया गया. ठीक है. बट ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उस टाइम से और इस टाइम पीरियड में जो एक नेशनलिज्म की फीलिंग है, दैट फीलिंग कन्वर्ट्स इनटू सॉवरेन. ठीक है. सॉवरेन एक वर्ड होता है. एवरीबडी ऑन योर वीडियो बच्चे, विधि, अनुराग, रिहान, ऑन योर वीडियो प्लीज़. तो जो सॉवरेन की फीलिंग होती है, इन दैट फीलिंग वी थिंक अबाउट आवर कंट्री, दैट व्हाट इज़ आवर कंट्री, टू होम इट बिलोंग्स. ठीक है. तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हुए. जब लोगों में सॉवरेन की फीलिंग्स आई ना, तो उस टाइम पे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए. देयर फर्स्ट क्वेश्चन वाज टू होम इंडिया इज बिलोंग्स टू. ठीक है. इंडिया किससे बिलोंग करता है? क्या वो इंडियन से बिलोंग करता है या फिर उन ब्रिटिशर्स से बिलोंग करता है जो यहाँ पे आकर हमारे ऊपर सारे रूल रेगुलेशन इम्पोज करते हैं, हमारे लिए खुद डिसीजन लेते हैं. ठीक है. तो इसका क्या आंसर उन्हें मिला? देयर आंसर वाज दैट इंडिया बिलोंग्स टू इंडियंस ओनली. ठीक है. इंडिया किससे बिलोंग करते हैं? इंडियंस से बिलोंग करते हैं. ठीक है. वहाँ से जो सॉवरेन की जो फीलिंग्स है वो उनके अंदर स्प्रेड होने स्टार्ट हुई, दैट दिस इज़ आवर कंट्री एंड दिस बिलोंग्स टू अस ओनली. फाइन. इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन जो उनके माइंड में रेज हुआ, दैट इज़ कि जो इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज किससे बिलोंग करते हैं. ठीक है. अब देखिए इंडिया के रिसोर्सेज हैं तो इंडिया से ही बिलोंग करेंगे ऑफ कोर्स. जैसे जो इंडिया का जो स्पाइसेस है, इंडिया इज़ वेरी रिच इन स्पाइसेस, और यूरोप में जो इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल था वो भी बहुत ज़्यादा फेमस था. तो दीज आर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड दीज आर बेसिकली रिलेट्स टू इंडिया ओनली. जो ब्रिटिशर्स हैं वो उसे सिर्फ क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अपने सेल्फ पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं. उसके बाद जब धीरे धीरे इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस रेज करने शुरू किए, क्वेश्चंस के आंसर जब उन्होंने फाइंड आउट किए, देन दे केम टू नो अबाउट दैट दिस इज़ आवर कंट्री एंड ब्रिटिशर्स आर एक्सप्लॉइटिंग आवर रिसोर्सेज फॉर देयर पर्पस. जब आप किसी भी चीज़ का मॉनेटरी जो उसका जो बेनिफिट होता है, मॉनेटरी मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट जो उसका होता है वो सेम कंट्री को होता है. बट जब लोगों ने इस चीज़ को समझा कि जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पे है, उसमें तो जो भी हमारे रिसोर्सेज से हमें पैसा मिल रहा है वो हमें कहीं भी हेल्प नहीं कर रहा है. मीन्स ब्रिटिशर्स आर यूजिंग आवर रिसोर्सेज फॉर देयर बेनिफिट. फाइन. तो धीरे धीरे देखिए यहाँ पे क्या होना शुरू हुआ, लोगों में सॉवरेन की फीलिंग्स आने लगी. उन्होंने अपनी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे फ्रेम की. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई आपकी, जिसमें एक है आपका पूर्ण स्वराज पार्टी है, आगे जाके आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस आ जाएगा. अब देखिए जो पूर्ण स्वराज पार्टी, स्वराज मीन्स समथिंग विच बिलोंग्स टू आवर कंट्री. ठीक है. खुद से जब हम बिलोंग करते हैं, उसके लिए जब हम कुछ करते हैं, तो यहाँ पे उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम दे गया स्वराज. मीन्स फॉर आवर नेशन, अपने खुद के नेशन के लिए. ठीक है.
इस कंट्री का ये जो पार्टी थी, सॉरी कंट्री नहीं, ये जो पार्टी थी, पार्टी ने टाइटल दिया था इट इज़ टू द कंट्री, इट इज़ फॉर द कंट्री। ठीक है, मीन्स कंट्री के लोगों से ही है ये, एंड कंट्री के लोगों के लिए ही है ये पार्टी। ठीक है, जो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करेंगे, और जो ब्रिटिशर्स हैं, जो दूसरे हैं, मीन्स वो ब्रिटिशर्स को एलियन का नाम देते थे। एलियन मीन्स जो दूसरी दुनिया के हैं, तो जो दूसरी कंट्री के हैं, जो हमारी कंट्री के हैं ही नहीं। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया था दैट दे आर नॉट गोइंग टू ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है सॉरी। अब देखिए इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, ये जो सॉवरेन की जो फीलिंग इन्होंने रियलाइज़ की थी, ये फीलिंग कहाँ से आई? इस फीलिंग की स्टार्टिंग हुई थी जब काफ़ी सारे एक्ट्स जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने पास किए थे। एक था आपका आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट आया था आपका 1878 में। जो आर्म्स एक्ट था, अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट इंडियंस आर नॉट यू कैन से अलाउड टू कीप एनी वेपन्स विद देम। ठीक है, इंडियंस को उनके पास कोई भी अपनी आर्म फोर्स रखने का, कोई भी वेपन्स रखने का कोई भी राइट नहीं था। इन 1878 में ये एक्ट पास हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगर आप कोई दूसरी कंट्री के जो लोग हैं वो आपकी कंट्री में आके रह रहे हैं, ठीक है, और दे स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग योर रिसोर्सेज, दे आर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन यू, और उसके बाद भी आपको बोला जाता है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए आर्म फोर्स नहीं रख सकते हैं, आप अपनी सेफ्टी के लिए वेपन्स नहीं रख सकते हैं। तो ठीक है, ये जो चीज़ थी वो उनके माइंड में क्लिक हुई। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं सेम ईयर में 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। क्योंकि जब आर्म्स एक्ट आया तो बहुत सारे लोगों ने उसको प्रोटेस्ट करना चाहा, बहुत सारे लोगों ने उसके अगेंस्ट में अपने व्यूज़ दिए। ठीक है, बट ये जो थे, जो कुछ लोग थे वो लीडर्स थे। ठीक है, वो मेन जो यू कैन से ऑल इंडियंस नहीं थे, जो कॉमन पीपल्स थे वो कॉमन पीपल्स नहीं थे। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर वहाँ पे जो अगर मीन्स अगर वो अपने व्यूज़ पब्लिश करवा देते हैं तो पब्लिश होने के बाद तो जो न्यूज़पेपर या मैगजीन है वो कॉमन पीपल्स तक भी पहुंचेगी, और कॉमन पीपल जब इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं इस पॉइंट स्टक होगा दैट ब्रिटिशर्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर अस, दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर देयर बेनिफिट। ठीक है, तो उसके बाद सेम ईयर इन 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वहाँ पे पास किया गया, अकॉर्डिंग टू विच नोबडी कैन प्रिंट एनीथिंग इन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई कुछ भी वहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकता था। और ये एक्ट किस लिए पास किया गया? ये एक्ट इसलिए पास किया गया ताकि जो कॉमन पीपल है वो इन सारे व्यूज़ को पढ़ के, जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उनके व्यूज़ को पढ़ के जो कॉमन पीपल है वो उनके अगेंस्ट में ना जाए। ठीक है, तो ये था हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये एक कुछ ऐसे एक्ट थे जिन्होंने लोगों के अंदर सॉवरेन की फीलिंग्स को स्प्रेड किया। ठीक है, यहाँ से जहाँ से लोगों को लगने लगा दैट ब्रिटिशर्स आर नॉट एट ऑल थिंकिंग फॉर देम। ठीक है, तो नेशनलिज्म से वहाँ पे सॉवरेन की फीलिंग्स वहाँ पे आई। ठीक है, उसके बाद देखिए अब लोगों ने डिमांड अपना शुरू किया, पूछना, उन्होंने अपना सेम राइट उन्होंने डिमांड की कि जो राइट्स ब्रिटिशर्स को दिए जाते हैं सेम राइट्स इंडियंस को भी मिले। ठीक है, हम ये उन्होंने बोला कि हम ये नहीं बोल रहे कि बिल्कुल आप 50-50 कीजिए, बट कुछ पोर्शन इंडियंस का भी रखिए। जैसे हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम और एग्जीक्यूटिव सिस्टम पहले सेम होता था, उसके बाद जब इंडियन नेशनल कांग्रेस आया तो उन्होंने उनको सेपरेट करने का भी सोचा। अब देखिए जुडिशरी जो सिस्टम है उसमें उन्होंने जो जजेस होते हैं, अब डिमांड शुरू हुई कि उसमें जितने भी जजेस होते हैं वो ब्रिटिशर्स के होते हैं, जो इंडियंस के जो इश्यूज होते हैं उन पे फोकस नहीं करते हैं या फिर उनके बेनिफिट के लिए करेक्ट डिसीजंस नहीं लेते हैं। डिसीजन लेते हैं ताकि लोगों को ये लगे दैट वी आर डूइंग समथिंग फॉर यू, बट इन एक्चुअल इट वाज नॉट हैपनिंग लाइक दैट ओनली। तो उन्होंने क्या किया, दे डिमांड फॉर जुडिशरी सिस्टम की जो भी जजेस हैं उसमें इंडियन जजेस भी होंगे, एंड दे कॉल्ड इट इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल पास्ड इन 1883 में आपका इल्बर्ट बिल आया, फाइन, जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे उनको ट्रायल के लिए अब इंडियन जजेस को भी चांस मिलने लगा। ठीक है, अब देखिए इंडियंस को ब्रिटिशर्स के इक्वल अगर चांस मिल रहा है तो उससे प्रॉब्लम किसको होगी? उससे प्रॉब्लम्स ब्रिटिशर्स को ही होगी। तो उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा उन्होंने अपोज किया इस चीज़ को, दैट हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स के इक्वल जो इंडियंस हैं हम उन्हें राइट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे इल्बर्ट बिल को बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया था उस टाइम पे, फाइन। अब इसके बाद देखिए आ जाते हैं, अब एक और
पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे फ्रेम होती है एंड यू कॉल्ड इट इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। ठीक है, इन 1885 INC फॉर्मुलेट विद 72 डेलीगेट्स इन बॉम्बे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मुलेट हुआ 1885 विद 72 डेलीगेट्स इन बॉम्बे। वहाँ पे देखिए इनका जो मॉडरेट फेज था, मॉडरेट फेज में 20 ईयर्स तक इनका मॉडरेट फेज ही चलता रहा, जिसमें उन्होंने सिर्फ अपने लिए क्या की, डिमांड्स की। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे पिटिशंस लॉन्च किए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, बट उसके बाद जो मॉडरेट फेज था उसमें उन्होंने एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ का उन्होंने रेज़ किया, जैसे रेवेन्यू वो जो पे करते थे, रेवेन्यू को डिक्रीज़ करने के लिए उन्होंने डिमांड की। जो सॉल्ट टैक्स वो पे करते थे उसको डिक्रीज़ करने के लिए उन्होंने डिमांड किया। उसके बाद जो हमारा सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स होते थे, जो पहले लंदन में होते थे बेटा, ठीक है, लंदन में पहले ये एग्ज़ाम्स होते थे, वहाँ पे जो बच्चे इन्हें क्लियर करते थे उन्हें इंडिया में आके जो हाई पोस्ट थी वो ब्रिटिशर्स को वो अपॉइंट कर देते थे। और इस तरीके से देखिए उन्हें सैलरी भी हाई मिलती थी, और उसी तरीके से अगर वो उन्हें पेमेंट कर रहे हैं तो जो अमाउंट है, अमाउंट भी एक तरीके से ब्रिटेन में ही जा रहा है, इंडिया में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे फिर डिमांड किया गया कि जो लंदन में जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स होते हैं, सेम एग्ज़ाम्स इंडिया में भी कराए जाए, और यहाँ पे जो बच्चे क्लियर करेंगे उनको फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी मिले, उन्हें भी अपॉइंट किया जाए। ठीक है, और जो पीजेंट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल पर्सन्स हैं, उन सब लोगों के लिए भी डिमांड यहाँ पे रेज़ करनी शुरू की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। अब देखिए यहाँ पे उनका 20 ईयर्स तक उनका मॉडरेट फेज चलता रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें सिर्फ वो क्या करते थे, डिमांड करते थे। उन्होंने कोई भी अपना मीन्स एक तरीके से वॉयलेंस नहीं किया, उन्होंने सिर्फ डिमांड रेज़ की। उन डिमांड्स में जितना फुलफ़िल हो पाया ओके, बट मैक्सिमम वहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो पाता था। उसके बाद देखिए रेडिकल फेस वहाँ पे आ जाता है। रेडिकल फेस में वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा वॉयलेंस उन्होंने यूज़ करना शुरू किया। ठीक है, अब जब ये वॉयलेंस हुआ तो अब देखिए यहाँ पे उस टाइम तक काफ़ी सारे लीडर्स ऐसे थे, जैसे दादा भाई नौरोजी थे, उसके बाद फिरोज शाह थे, एक अपने रिटायर थे, ब्रिटिशर्स ही थे वो भी, एओ ह्यूम थे। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था टू ब्रिंग इंडियंस टुगेदर। ये तो जो लीडर्स थे यहाँ पे मेन लीडर्स का काम था, लेकिन ये जो लीडर्स थे इन्होंने क्या किया था, जो कॉमन इंडियंस हैं जिन तक इस मूवमेंट का मतलब नहीं पहुँच पाया था, दैट वी हैव स्टार्टेड स्ट्रगल फॉर आवर फ्रीडम, तो उन कॉमन पीपल्स तक उन्होंने ये मैसेज पहुंचाया, उन लोगों के पास गए, उन लोगों को इनकरेज किया, मोटिवेट किया दैट वी ऑल हैव टू डू इट टुगेदर। ठीक है, तो ये जो हमारे लीडर्स थे, दादा भाई नौरोजी है, फिरोज शाह, एओ ह्यूम है, और भी एक दो हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया अपना टू ब्रिंग इंडियंस टुगेदर। ठीक है, अब देखिए इतना सब होता गया, लेकिन उसके बाद कुछ लीडर्स हमारे आए, जैसे विपिन चंद्र पाल है, लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक है। उन्हें जो कांग्रेस का ये जो मॉडरेट फेज था ना, इस फेज पे दे आर नॉट एग्री कि हम बिल्कुल सिर्फ डिमांड किए जा रहे हैं 20 ईयर्स से, एंड दे आर नॉट एट ऑल वर्किंग ऑन आवर डिमांड। फाइन, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपना एक तरीके से वॉयलेंस यूज़ किया अपनी फ्रीडम को गेन करने के लिए। ठीक है, और इस वायलेंस के बीच में ही 1905 में जो बंगाल था, बंगाल का पार्टीशन हो गया। ठीक है, जो वायसराय थे कुर्जोन, उन्होंने बंगाल को सेपरेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा आपका प्रोविंस था, और वहाँ से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता था। ठीक है, जैसे आपका चैप्टर 3 में पढ़ा था ना, इंडिगो वगैरह प्लांटेशन करने के लिए दे फोकस ऑन बंगाल ओनली। तो देखिए दो, अब इस तरीके से जो लाल बाल पाल हैं, मतलब बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ठीक है, इनको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, लाल बाल पाल। तो बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। अब इन्होंने यहाँ पे अपने तरीके से लोगों को एनकरेज करना स्टार्ट किया। नाउ दे फोकस्ड इन यूज टू वायलेंस मेथड टू टेक आवर फ्रीडम। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जो हमारी कांग्रेस है उसका रेडिकल फेस। ठीक है, अब इस रेडिकल फेस में देखिए जब 1907 में जो मुस्लिम्स हैं वो अपना खुद का ना मुस्लिम लीग फॉर्मुलेट कर लेते हैं।
ठीक है, मुस्लिम लीग फॉर्मुलेट करने का मेन पर्पस था, नाउ दे वांट टू एस्टैब्लिश अ नेशन और अ रीजन फॉर मुस्लिम्स। उन्होंने 1907 में डेक्कन में मुस्लिम लीग को फॉर्मुलेट कर दिया। 1907 में जैसे ही मुस्लिम लीग फॉर्मुलेट हुई जिसमें मुस्लिम लीडर्स थे, वैसे ही 1907 में जो अपना आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट हो जाती है मतलब उसमें जब मुस्लिम्स को पता चलता है कि उनके लिए अलग से एक जो पार्टी है वो फॉर्मुलेट हो गई है, तो फिर वहाँ से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो स्प्लिट हो गई और वहाँ से उन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम्स थे उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा जो चैप्टर है जिसमें अभी हम मास जो नेशनलाइजेशन है उसका ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद बहुत सारे पैक्ट आपके, लखनऊ पैक्ट आएगा, साइमन कमीशन आएगा, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस में बहुत सारा है। ठीक है, तो वो हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, टुडे यू नीड टू रीड दिस चैप्टर थ्योरली। ठीक है, जो भी आपको एक्सप्लेन किया गया, जो भी एक्ट्स आपको कराए गए हैं, ठीक है, you need to focus on those and you can also underline all important points. Okay, so this was all about your today's class. Thank you so much for the class. Now you can leave. Thank you, ma'am.